बच्चों, आप सब लोगों को मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका ज़रीना। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे एक नया गद्य भाग। उससे पहले हम पढ़ेंगे और जानेंगे हमने पिछली कक्षा में क्या पाठ पढ़ा था। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पाठ कंचा। इस पाठ के द्वारा कंचा एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन बच्चों की कहानी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि कक्षा में बच्चों का ध्यान केंद्रीकरण करने के साथ साथ शिक्षकों को उनके हाव भाव को जानने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से कक्षा में उपस्थित ना हो तो उसकी भावना को जानना जरूरी है। बच्चों को भी जरूरी है कि वे पढ़ाई करते समय इधर उधर की बातें ना सोचकर पढ़ाई में ध्यान दे। ये था कंचा कहानी का प्रमुख उद्देश्य। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे एक नई कहानी। वो है नीलकंठ। इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है बच्चों, महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री में हैं। उनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है हिंदी साहित्य में। इनके प्रमुख रचनाएं हैं यामा, संध्या गीत, दीप शिक्षा, नीरजा और आदि। इस गद्य भाग नीलकंठ एक बहुत ही खूबसूरत गद्य भाग है। इस गद्य भाग में कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं नीलकंठ यानी मोर के बारे में। मोर एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी होती है। चलो चल के पढ़ते हैं गद्य भाग नीलकंठ। नीलकंठ प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नखास कोना एक विचित्र स्थिति रखता है। वस्तुतः वह स्थान जहां खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जीव जंतु पिंजड़े में रहते हैं। अस्पताल के सामने की पटरी पर कई छोटे छोटे घर और बरामदे हैं जिनमें ये जीव जंतु तथा उनके व्यापारी दोनों निवास करते हैं। एक दिन मैं अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उस ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। मोर हैं ये मान लेना कठिन था। पिंजरा इतना छोटा था कि वे मोर के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ मोर की तारीफ में भाषण दिए जा रहे थे। ईमान कसम, गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे
इस मोर के जोड़े से नगद 30 रुपए लिए हैं। बहुत कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मेरी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अचता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। इसलिए 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों मोर के बच्चों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर आपको ठग लिया। इस पर अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर्खाब के पर लगे हैं तो पक्षी ही, और तीतर बटेर क्या लंबी पूंछ ना होने के कारण उपेक्षा योग्य पक्षी हैं। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे ऐसे ही दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक प्रकट हो जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। जब मेरा कमरा चिड़िया खाने जैसा होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाले पक्षियों के बीच कुतूहल जगा दिया। कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करते। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में भूचाल सा आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच और पैनी हो गई। गोल आंखों में नीलमणि की चमक झलकने लगी। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, आंखें टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, श्याम श्वेत रंग वाले पंख, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त साथी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की नहीं और वह अपने तीखे चचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे और शरीफ बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे चिल्लाने न लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। सजा के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआवल सा खेलते रहते थे। एक दिन उसके अटूट स्नेह का हमें ऐसा प्रमाण मिला कि हम विस्मित हो गए। कभी कभी खरगोश, कबूतर आदि सांप के लिए आकर्षण बन जाते थे और यदि जाली के घर में पानी निकलने के लिए बड़ी नालियों में से कोई खुली रह जाए
तो उसका भीतर प्रवेश पा लेना सहज हो जाता है। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भाग भाग कर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसके चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर्र से एक पल में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप को फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु अधमरा सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर फैला कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे सेवा करता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इससे उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल का परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तान कर नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य मुद्रा नित्य का क्रम बन गई है। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान प्रदर्शन समझकर प्रसन्न हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उससे मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष अच्छे लगते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। पर जब तक राधा को भी मुक्त न किया जाए, वह दरवाजे के बाहर ही उदास खड़ा रहता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद्र केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती जाती। मेघ के गर्जन की ताल पर ही उसके नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इन आनंद के क्षणों में एक करुण घटना घटित हो गई। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, निर्दयी चिड़ीमार ने बेचारी मोरनी का क्या हाल किया है। ऐसी कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती
तो मैं उसके सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं? सारांश ये है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। उसके चोटिल पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इस बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिया। हमने उसे अलग बंद किया तो उसने दाना पानी छोड़ दिया और जाली पर सिर पटक पटक कर घायल कर लिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। वास्तव में नीलकंठ मर गया। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन तक कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आई थी, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी की प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है।